जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं हंटर कमीशन और हंटर कमीशन के बाद हम बात करें अध्यादेश। इन दोनों टॉपिक को हम इस वीडियो में दोस्तों कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं हंटर कमीशन। और हम बात करें दोस्तों हंटर कमीशन की, तो हंटर कमीशन का गठन 3 अप्रैल 1882 ईस्वी 3 अप्रैल 1882 ईस्वी को हंटर कमीशन का गठन हुआ था दोस्तों। और किसकी अध्यक्षता में? तो सर विलियम हंटर की अध्यक्षता हुआ था। भारत में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित सिफारिशें हेतु इसका गठन किया गया था। लॉर्ड रिपन के समय में, यानी कि उस समय लॉर्ड रिपन का शासनकाल चल रहा था भारत में। हंटर कमीशन के अगर सुझाव की अगर हम बात करें तो इसका जो सुझाव था, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा, सहायता अनुदान व्यवस्था, आदिवासी और पर्वतीय जातियों की शिक्षा, और फिर देसी पाठशालाएं जिसमें पंडित और मौलवियों के विद्यालय को मान्यता देने की भी इसमें बात कहा गया था। 8वां हो जाएगा दोस्तों निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था इसमें किया गया था। फिर पंजाब विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी हंटर कमीशन ने सिफारिश किया था स्थापना की, और शिक्षा के उत्तरदायित्व भारतीयों पर जिससे राष्ट्रीय चेतना का जागृत हो। फिर शिक्षा के विकास हेतु नीति बनाने की भी बात इन्होंने कहा था हंटर कमीशन ने। अब है दोस्तों अध्यादेश। अगर हम बात करें अध्यादेश की, तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है अध्यादेश। कब? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब। और अध्यादेश की हम बात करें दोस्तों, तो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं, यह अनुच्छेद 123 के तहत, यानी राष्ट्रपति अध्यादेश 123 के तहत जारी करते हैं। और इसकी अधिकतम जो अवधि की हम बात करें तो 6 माह अधिकतम अवधि हो जाएगा। और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 से की जो धारा है 42 और धारा 43 से जो है यह प्रेरित है दोस्तों। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को यह अधिकार भारत परिषद अधिनियम 1861 में मिला था। यानी कि अध्यादेश जारी करने का जो ब्रिटिश से भारत गवर्नर जनरल को प्राप्त था, यह भारत परिषद अधिनियम 1861। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्यपाल जारी करते हैं अनुच्छेद 213 के तहत विधानसभा का सत्र अगर न चल रहा हो तो। और राष्ट्रपति जब लोकसभा का सत्र न चल रहा हो, यानी संसद का सत्र न चल रहा हो, तब अनुच्छेद 123 के तहत अधिकतम अवधि 6 महीना हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं जीके जीएस में चंद्रमा के संबंध में। अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो पृथ्वी से 57% भाग को ही चंद्रमा से हम देख पाते दोस्तों। तो 57% यानी 57% भाग को जो है पृथ्वी पर से हम चंद्रमा को देख पाते हैं। चंद्रमा के उच्चतम पर्वत की हम बात करें दोस्तों, तो लिविनिट्स पर्वत जो कि दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। और पृथ्वी की एक परिक्रमा चंद्रमा जो है 27 दिन 8 घंटा में लगाता है। 27 दिन 8 घंटा। चंद्रमा के अक्ष तल पृथ्वी के साथ जो कोण बनाता है दोस्तों, यह 58.48 डिग्री का अक्ष पर कोण बनाता है। और परिक्रमण पथ हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार। चंद्रमा का परिक्रमण पथ कैसा है? तो दीर्घवृत्ताकार। चंद्रमा के व्यास हम बात करें 3480 किलोमीटर है। पृथ्वी का द्रव्यमान 1/81, यानी चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81। चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी की हम बात करें 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर। पिछला भाग अंधकारमय है। चंद्रमा का जो पिछला भाग है अंधकारमय है। और धूल के मैदान को शांति का सागर कहते हैं। चंद्रमा पर जो धूल के मैदान है, सेलेनोलॉजी जो है चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं। चंद्रमा के सतह पर जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों? सेलेनोलॉजी। और चंद्रमा के चट्टानों पर टाइटेनियम पाया गया। टाइटेनियम ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्ति का अनुपात 11:5 होता है दोस्तों। अब है सुपर मून। अगर हम बात करें सुपर मून, तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। यानी कि दोस्तों सुपर मून में चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे निकट स्थिति होता है, और उस स्थिति को ही क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। सुपर मून को ही दोस्तों पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। पेरिजी फुल मून। इसमें चांद 14% ज्यादा बड़ा, यानी सुपर मून में चांद 14% बड़ा, 30% अधिक चमकीला दिखता है। और सुपर मून शब्द के प्रयोग की हम बात करें तो एक ज्योतिष था रिचर्ड नोल, और इन्होंने 1979 ईस्वी में किया था सुपर मून शब्द का प्रयोग। तो सुपर मून शब्द का प्रयोग
रिचर्ड नोल के द्वारा 1979 ईस्वी में किया गया था। अब है दोस्तों ब्लू मून। अगर हम बात करें ब्लू मून की, तो एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा की चांद को ही दोस्तों क्या कहते हैं, ब्लू मून। यानी कि एक कैलेंडर माह में क्या 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहेंगे, ब्लू मून। और इसका जो मुख्य कारण है 2 पूर्णिमाओं के मध्य का अंतर 31 दिनों से कम होना। अगस्त 2012 ईस्वी में 2 और 31 अगस्त को 2 पूर्णिमा था, जिसमें 31 अगस्त को ही दोस्तों ब्लू मून कहा गया। तो ये छोटा सा वीडियो था। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल, वाइसरॉय आदि के संबंध में। अगर हम बात करें बंगाल के प्रथम गवर्नर, दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर की हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव जिसका काल की हम बात करें कार्यकाल तो 1758 से 1760, फिर 1765 से 67। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग, 1774 से 1785 तक, कुल 11 साल इसका कार्यकाल हो जाएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। और भारत के दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल, तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहला गवर्नर जनरल कौन, तो वारेन हेस्टिंग्स। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स हो जाएगा दोस्तों, जो कि 1828 से 1835 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। भारत के प्रथम वाइसरॉय तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसरॉय और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की हम बात करें लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जो मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक जो है गवर्नर जनरल के पद पर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हो जाएगा दोस्तों, सी राजगोपालाचारी। और भारत का एकमात्र यहूदी वाइसरॉय, अगर हम बात करें भारत के एकमात्र यहूदी वाइसरॉय तो लॉर्ड रीडिंग हो जाएगा, जो 1921 से 26 तक इसका कार्यकाल था। अब है दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अगर हम बात करें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में पारित हुआ था, इसलिए दोस्तों इसे भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 भी कहते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में यह पारित हुआ था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और इसे मुंह बंद करने वाला यानी कि मुंह बंद कराने वाला अधिनियम भी कहा जाता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। इसमें सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने पर छापाखाना सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती थी। एस.एन. बनर्जी ने इसे दोस्तों इसे आकाश से ब्रजपात कहा, यानी कि एस.एन. बनर्जी ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कहा कि यह जो है आकाश से गिरा हुआ एक वज्र के समान है। और अर्स्किन पेरी ने इसे विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक बताया था। राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने हेतु लाया गया था। ये जो है राष्ट्रवादी एक समाचार पत्र था सोम प्रकाश, इसी को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। पायनियर अखबार था दोस्तों, जो कि इसका समर्थन किया था, इनकी इस एक्ट का जो प्रेस एक्ट था, पायनियर अखबार ने इसका समर्थन किया था। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया, यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 था, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में समाप्त कर दिया। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है दोस्तों। चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में सभ्य सभा, मौलिक कर्तव्य, मिश्रित अर्थव्यवस्था और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन और फिर प्रवासी भारतीय दिवस के संबंध में। आइए सबसे पहले हम जानते हैं सभ्य सभा। अगर हम बात करें दोस्तों सभ्य सभा की, तो सभ्य सभा इसका स्थापना 1883 ईस्वी में हुआ था। सभ्य सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में, और स्थापना किया कौन था, यह गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था दोस्तों। इसका उद्देश्य था भील जातियों को संगठित करना और सामाजिक सुधार लाना, यानी कि भील जातियों को संगठित करके उनमें सामाजिक सुधार की उनकी भावना को क्या विकसित करना ही जो है सभ्य समाज का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। अब दोस्तों मौलिक कर्तव्य। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की,
तो संविधान के जो भारत के संविधान है इसके भाग 4 के को अनुच्छेद 51 के क में। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के को अनुच्छेद 51 क में है और मौलिक कर्तव्य का पालन करना हर नागरिक का क्या है, दायित्व है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। हालांकि दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति ने 8 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने की बात कहा था, लेकिन संसद में बहस के दौरान 2 और मौलिक कर्तव्य आ गया, जिससे कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन में। लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें जोड़ा गया। तो दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य की हम बात करें, 46वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था और इसके लिए जो है अनुशंसा किया था वर्मा समिति, यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य वर्मा समिति की अनुशंसा पर 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। अब दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था, और हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक की, तो जनक हो जाएगा जे.एम. किन्स, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक जे.एम. किन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था यह शब्द कौन दिया, तो पेट जो है पेट मुलिन्स जो है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द दिया और जनक जे.एम. किन्स। इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों उद्देश्य साथ साथ चलती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित। आधुनिक अर्थव्यवस्था या सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ। तो दोस्तों सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का जनक किसे, एडम स्मिथ, या फिर आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब दोस्तों जानते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जिसकी दोस्तों स्थापना 6 दिसंबर 1951 को हुआ था। 6 दिसंबर 1951। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। 18 दिसंबर को इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल मनाया जाता है और पहली बार 1990 में मनाया गया था। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा ही दोस्तों 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। हालांकि भारतीय प्रवासी दिवस की हम बात करें तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी। और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे और उसी की याद में दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय द्वारा 2003 से भारतीय यानी प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से मनाया जाता है। हालांकि इसकी घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2002 में किया गया था दोस्तों। तो ये था छोटा सा वीडियो जीके जीएस का, जो कि मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा। अगर दोस्तों पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के संबंध। अगर हम बात करें 20 नवंबर 1946, तो 20 नवंबर 1946 जो है दोस्तों वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधि को आमंत्रित किया था, किसके लिए, संविधान सभा के लिए। तो संविधान सभा के लिए 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्या किया, आमंत्रित किया था। 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों प्रथम बैठक संविधान सभा का हुआ, जिसमें कुल 207 सदस्य शामिल थे और इस 207 सदस्य में 9 महिला सदस्य भी दोस्तों शामिल थी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बना। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 6 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 दूसरा बैठक हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी प्रथम उपाध्यक्ष, यानी कि अस्थायी प्रथम उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा का बना। 9 दिसंबर 1946 की हम बात करें दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 जिसमें संविधान सभा का पहला बैठक होता है। सैयदाना सिन्हा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बना 9 दिसंबर 1946 को, और अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे दोस्तों। 13 दिसंबर, जैसा कि 9 दिसंबर देखे प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, 9-2-11 तो क्या होगा 13 को, 9-2-11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, और यह उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। तो 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव पारित। 3 जनवरी 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा होती है। तो 3 जून जो है 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा किया गया था। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा राष्ट्र ध्वज बना, तिरंगा राष्ट्र ध्वज। फिर 15 अगस्त 1947 को जैसा कि जानते हैं आप लोग भारत आज़ाद हुआ था। 29 अगस्त को
प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति जिसमें एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, 6 अन्य सदस्य, तो कुल 7 सदस्य हो जाएगा प्रारूप समिति में। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी राजभाषा घोषित किया कब? 14 सितंबर 1949। इसलिए दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू कर दिया गया आंशिक रूप से, हालांकि पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। और 24 जनवरी 1950 को दोस्तों जनगण मन को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। 24 जनवरी को जनगण मन और राष्ट्रीय गीत, जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों घोषित किए गए। 26 जनवरी दोस्तों संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है, जिसमें महिला सदस्यों की संख्या कितना? तो 15 हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 12वां और फिर संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था। संविधान सभा ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें संविधान सभा के 284 सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। 25 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन की घोषणा की गई, 25 अगस्त 1946 को। और 24 अक्टूबर 1946 अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुआ। तो दोस्तों ये था संविधान सभा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद है कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में अंतरिम सरकार के संबंध में, फिर जानेंगे फिच जैसे FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, और फिर चंपारण आंदोलन और गांधी जी के संबंध में कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। छोटा सा वीडियो होगा। तो अंतिम सरकार की हम बात करें दोस्तों, इसके गठन की घोषणा 25 अगस्त 1946 को हुआ था। तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा 25 अगस्त 1946 और गठन हुआ दोस्तों 2 सितंबर 1946 को। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष की हम बात करें तो वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। प्रधानमंत्री JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू अंतिम सरकार में प्रधानमंत्री बने। और यह अंतिम सरकार दोस्तों 15 अगस्त 1947 तक चला। तो अंतिम सरकार कब तक चला? 15 अगस्त 1947 तक। मुस्लिम लीग इसमें जो अंतिम सरकार में शामिल हुआ 24 अक्टूबर 1946 को, और कुल 5 मुस्लिम लीग के सदस्य दोस्तों अंतिम सरकार में शामिल हुआ। अनुच्छेद 123 की हम बात करें, राष्ट्रपति का अध्यादेश है दोस्तों। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। 3 को आप कांस्टेंट रखें और 2 और 1 को क्या इंटरचेंज कर दीजिए, क्या होता है 213। 213 दोस्तों राज्यपाल का अध्यादेश हो जाएगा 213। और उपराज्यपाल यानी कि यूनियन टेरिटरी के उपराज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है यह अनुच्छेद 239 के बी के तहत, अनुच्छेद 239 के 6 के तहत, अनुच्छेद 239 6 यूनाइटेड यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान की हम बात करें दोस्तों, तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान तो अमेरिका का हो जाएगा, जिसमें 4543 शब्द है। और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का है, जिसमें 10 अध्याय है और अनुच्छेद 97 शब्द 3184 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेंगे मोनाको है या फिर अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। भारत में कुल 22 से जो है भारत के संविधान में कुल 22 भाग, अनुसूची कुल 12 हो जाएगा, अनुच्छेद 395। और भारत के संविधान में इंग्लिश के अगर हम शब्द की बात करें तो 1,46,385, हिंदी में 1,17,369 शब्द है दोस्तों। फिच यानी कि FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जिसका दोस्तों मुख्यालय जो हो जाएगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड हो जाएगा, लॉजेन स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। 7 जनवरी 1924 पेरिस फ्रांस। अध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों तैयब इकराम और CEO थियरी वेल। चंपारण सत्याग्रह की हम बात करें, चंपारण सत्याग्रह की समाप्ति पर गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंप कर वापस लौटाए, तो जनकधारी प्रसाद। चंपारण आंदोलन जैसा कि जानते हैं 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला आंदोलन था, जिसमें गांधी जी ने जो मोतिहारी में जो कार्यालय था गांधी जी का, उस कार्यालय का कार्यभार जनकधारी प्रसाद को सौंप कर वहां से वापस आए।
गांधी जी ने दोस्तों जूता त्याग दिया था 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन में, पगड़ी 1918 और फिर खादी पहनना जो शुरू कर दिया 1921 ईस्वी में। भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली जो नदी है वो जो है झेलम नदी। तो दोस्तों झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ये वीडियो। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जीके/जीएस। तो हम सबसे पहले इसमें जानेंगे दोस्तों अर्थशास्त्र। अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की तो जैसा कि दोस्तों जानते हैं अर्थशास्त्र की जो रचयिता है कौटिल्य हो जाएगा। कौटिल्य जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी हो जाएगा। अर्थशास्त्र की हम बात करें तो अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत की जो है चर्चा किया गया है। सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राजा, जनपद, अमात्य, दुर्ग, कोष, सेना और फिर मित्र ये सब दोस्तों शामिल है। आइए अब जानते हैं ह्वेनसांग। अगर हम बात करें दोस्तों ह्वेनसांग, यह चीनी यात्री था। तो ह्वेनसांग कौन था? चीनी यात्री था। 629 ईस्वी में चीन से भारत की ओर यात्रा प्रारंभ किया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत की ओर यात्रा प्रारंभ किया था। 630 ईस्वी में भारत पहुंचा और सबसे पहले भारत के कपिसा पहुंचा था। 635 से 643 तक हर्षवर्धन के दरबार में रहा। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के दरबार में रहा कब से कब तक? तो 635 से 643 ईस्वी तक। 645 ईस्वी में चीन वापस लौट गया। कुल 15 वर्ष तक इन्होंने भारत में रहा था। और ह्वेनसांग की पुस्तक की अगर हम बात करें तो पुस्तक का नाम सी यू की हो जाएगा, जिसमें दोस्तों कुल 138 देशों का विवरण है। तो सी यू की जिसमें कुल कितने देशों का विवरण है? तो कुल 138 देशों का विवरण है। और ह्वेनसांग जो है इसके अध्ययन के समय यानी ह्वेनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे तो उस वक्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन था? आचार्य शीलभद्र। ह्वेनसांग को दोस्तों यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, आधुनिक शाक्य मुनि और युआन च्वांग भी इसे कहा जाता है। यह बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। ह्वेनसांग की पुस्तक की हम बात करें सी यू की जो है प्रसिद्ध ह्वेनसांग की प्रसिद्ध है पुस्तक है सी यू की, जो हर्षवर्धन के समय के राजनीतिक, समाज और धर्म के बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त होता है। ज्वारनद डेल्टा बनाने वाली नदी की हम बात करें दोस्तों, ज्वारनद डेल्टा बनाने वाली नदी कौन कौन सी है? तो हो जाएगा नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ओ, राइन, सीन, हरसन, विस्चुला और फिर ऑर्डर हो जाएगा। ये है दोस्तों ज्वारनद डेल्टा बनाने वाली। यानी कहने का सीधा सा अर्थ है, एक एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो बाकी इसके इनकी जो दिया हुआ है नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ओब, राइन, सीन, हरसन और विस्चुल और ऑर्डर, ये सब जो है डेल्टा ने बना करके बाद बाकी क्या करते एस्चुरी का निर्माण करने वाली नदी। अगर दोस्तों अनुसूचित जनजाति है तो आरक्षण अगले 10 वर्ष के लिए जैसे कि बढ़ाया जाता है। तो पहली बार जैसे संविधान में तो था ही कि 10 वर्ष तक आरक्षण दिया जाएगा। तो 8वां जो संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 1960 से 70 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। फिर 23वां संविधान संशोधन आता है जिसमें 70 से 80 तक के लिए बढ़ा दिया गया। फिर 45वां संविधान संशोधन 80 से 90 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 62वां संविधान संशोधन में 1990 से 2000 तक के लिए। 79वां संविधान संशोधन में दोस्तों 2000 से लेकर के 2010 तक के लिए जो है SC/ST आरक्षण को बढ़ा दिया गया। 95वां संविधान संशोधन 2010 से 2020 तक और वर्तमान जो है दोस्तों 104वां संविधान संशोधन इसमें 2020 से लेकर 2030 तक बढ़ा दिया गया। तो ये था दोस्तों संविधान कुछ महत्वपूर्ण जीके/जीएस। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अपना है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जीके। अगर हम बात करें आज़ाद हिंद फौज की, आज़ाद हिंद फौज तो यह किसके दिमाग की उपज था? आज़ाद हिंद फौज जो है दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज हो जाएगा दोस्तों। और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन हो जाएगा? तो रास बिहारी बोस जो है आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक। और इसकी दोस्तों स्थापना मार्च 1942 में जापान में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन हुआ था सुभाष चंद्र बोस
के द्वारा पुनर्गठन किया गया था आज़ाद हिंद फौज का 4 जुलाई 1943 ईस्वी में, और इसका नाम आज़ाद हिंद सरकार कर दिया गया था, आज़ाद हिंद सरकार। आज़ाद दास्तां की हम बात करें दोस्तों, आज़ाद दस्ता ये जो है किसके दिमाग की उपज होती है, यह हो जाएगा नित्यानंद सिंह, आज़ाद दस्ता। और इसके संस्थापक हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 1942 में नेपाल रास विलास जंगल में जो है आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। अब दोस्तों साइमन कमीशन, अगर हम बात करें दोस्तों साइमन कमीशन की, इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927। भारत आगमन साइमन कमीशन का 3 फरवरी 1928 को। और साइमन कमीशन जो है इन्होंने समर्थन किया था जस्टिस पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। रिपोर्ट 27 मई 1930 को साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया। महात्मा गांधी की हम बात करें उपाधि की, तो दोस्तों महात्मा गांधी की उपाधि की हम बात करें तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन के दौरान। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था रंगून रेडियो से 1944 ईस्वी में। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने अर्धनग्न फकीर से विस्टन चर्चिल और फ्रैंक मोरे ने कहा था। रिक्रूटमेंट सर्जन हार्डिंग द्वितीय ने कहा था दोस्तों। केसर हिंद की उपाधि भी हार्डिंग द्वितीय ने ही दिया था। मलंग बाबा जो है खुदाई खिदमतगार ने इसे मलंग महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दिया था। और शेख मुजीबुर रहमान जादूगर कहा था दोस्तों महात्मा गांधी को। वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। हार मांस वाला शरीर यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी में जो है आने वाली पीढ़ी विश्वास नहीं करेगा कि इस धरती पर ऐसे हार मांस वाला शरीर कभी था भी। तो यह अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके संबंध महात्मा गांधी के संबंध में कहा था। भिखारियों का राजा कहा था मदन मोहन मालवीय ने, भिखारियों का राजा। भंगी शिरोमणि की हम बात करें दोस्तों, भंगी शिरोमणि और कूली बैरिस्टर। ये भंगी शिरोमणि जो है, भंगी शिरोमणि अफ्रीका में उनके सहयोगियों, दक्षिण अफ्रीका में उनके सहयोगियों के द्वारा दिया गया उपाधि हो जाएगा दोस्तों भंगी शिरोमणि। कूली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका में एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट था दोस्तों, जिन्होंने महात्मा गांधी को कूली बैरिस्टर कहा था। तो ये था महात्मा गांधी की कुछ महत्वपूर्ण उपाधि। और इससे पहले हमने साइमन कमीशन, फिर आज़ाद दस्ता और आज़ाद हिंद फौज के संबंधित वीडियो में जाने। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं जजिया कर के संबंध में और फिर कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र सब देखेंगे। तो जजिया कर के बारे में सबसे पहले जानते हैं। जजिया कर की हम बात करें तो जजिया कर एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर है दोस्तों। क्या था? सुरक्षात्मक कर था, जिसे मुखौटा कर भी कहा जाता था। यह गैर मुसलमानों अर्थात हिंदू से लिया जाने वाला कर था। तो जजिया कर किसे लिया जाता था? यह हिंदुओं से लिया जाता था। और जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में सिंध प्रांत में पहली बार जजिया कर लगाया था। तो भारत में जजिया कर पहली बार कौन लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। कौन से प्रांत? तो सिंध प्रांत में। लेकिन इन्होंने बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, बीमार, बेरोजगार, ब्राह्मण, महिला को इससे बाहर रखा। तो भारत में जजिया कर पहली बार किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन इन्होंने बहुत से बच्चा, बहुत से बूढ़ा, बहुत से विकलांग, बहुत से बीमार, बहुत से बेरोजगार, बहुत से ब्राह्मण और फिर बहुत से महिला, इस सबको दोस्तों अलग रखा था जजिया कर से। दूसरा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में पहली बार इन्होंने लागू किया जजिया कर। फिर फिरोज शाह तुगलक की बारी आता है, इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। यानी कि दोस्तों ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू करने वाला पहला सुल्तान कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक, जिसको FST भी कहते हैं। जैनुल आबदीन दोस्तों भारत का प्रथम शासक जिसने कश्मीर की जनता को जजिया कर से मुक्त कर दिया। जैनुल आबदीन, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। फिर अकबर आता है, मुगल बादशाह अकबर। तो इन्होंने 1564 ईस्वी में जजिया कर को ही समाप्त कर दिया। तो 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था दोस्तों। फिर औरंगजेब क्या किया? 1579 ईस्वी में दोबारा जजिया कर को दोस्तों प्रारंभ कर दिया। जहांदार शाह आता है, फिर जजिया कर को समाप्त कर दिया। फिर फर्रुखार सियर जो पुनः जजिया कर को लागू किया। अंतिम रूप से दोस्तों जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त किया मोहम्मद शाह रंगीला, यानी कि रंगीला बादशाह भी कहते हैं। और इन्होंने जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। तो ये था दोस्तों जजिया कर के इतिहास। अब अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, तो गरीब का मित्र किस फसल को कहते हैं? तो शकरकंद। शकरकंद को गरीब का मित्र कहते हैं।
राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ दोस्तों? त्रिची। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची। सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी। मशरूम अनुसंधान केंद्र सोलन। और फिर कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर। कपास नागपुर। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं वुड डिस्पैच यानी वुड घोषणा पत्र और फिर डीके कर्वे के संबंध में जानेंगे। और हम वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र की हम बात करें दोस्तों, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 ईस्वी में जारी किया गया था वुड डिस्पैच। और इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना दोस्तों प्रस्तुत किया गया था। भारतीय शिक्षा पर व्यापक योजना प्रस्तुत किया गया था। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा था। तो वुड डिस्पैच जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भारत में कहा था। उद्देश्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार करना और साथ ही देशी भाषा के विकास पर ध्यान देना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। वुड डिस्पैच के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने की भी बात कहा गया था दोस्तों। देखिए वुड डिस्पैच के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसमें यह भी कहा गया था कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए और शिक्षा हेतु अनुदान पद्धति चलाने की भी दोस्तों इन्होंने सिफारिश किया था वुड डिस्पैच ने। डीके कर्वे की हम बात करें तो दोस्तों, डीके कर्वे महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। डीके कर्वे इनके प्रयास से बम्बई में 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। तो डीके कर्वे जिनके प्रयास से बम्बई में 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। विधवा के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली की स्थापना इन्होंने किया था। 1896 ईस्वी में पूना में विधवा गृह की स्थापना भी किया था दोस्तों डीके कर्वे ने। 1896 में डीके कर्वे ने पूना में विधवा गृह की स्थापना। इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह भी किया था। 1958 में भारत रत्न भी इसे भारत सरकार के द्वारा दिया गया था दोस्तों। तो डीके कर्वे को भारत रत्न कब दिया गया? 1958 ईस्वी। और दोस्तों जानते हैं अब तक कुल 53 व्यक्ति को भारत रत्न मिल चुका है। कितना व्यक्ति को? 53। और 2024 की अगर हम बात करें तो कुल 5 व्यक्ति को 2024 में भारत रत्न मिला। दिल्ली कॉलेज की स्थापना हम बात करें, दिल्ली कॉलेज DU तो इसका हो जाएगा 1824 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज की स्थापना। हिंदू कॉलेज की दोस्तों 1817 ईस्वी में स्थापना हुआ था। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हो जाएगा 1875 ईस्वी में। और फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824, हिंदू कॉलेज 1817, मेयो कॉलेज 1875, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल 1875 हो जाएगा दोस्तों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। तो इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान के महत्वपूर्ण भाग और फिर संविधान की महत्वपूर्ण जो अनुसूची है इन दोनों के संबंध में दोस्तों इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं संविधान के भाग। और हम बात करें संविधान में कुल भाग की तो जैसा कि जानते हैं कुल 22 भाग है वर्तमान में संविधान में कुल 22, लेकिन गिनती के अनुसार जो है 25 भाग है। अगर हम गिनेंगे तो क्या होगा, जैसे 4 का क बढ़ गया तो उसी तरह गिनती के अनुसार 25, लेकिन काउंटिंग के अनुसार तो 25 हो जाएगा, लेकिन वैसे क्या है 22 भाग। अनुसूची दोस्तों संविधान के प्रारंभ के समय में कुल 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हो गई दोस्तों। वर्तमान में कितना अनुसूची है? तो कुल 12 अनुसूची हो गया। पहला अगर भाग की हम बात करें दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया। संविधान के दूसरा भाग नागरिकता के संबंध में है और तीसरा मौलिक अधिकार के बारे में। चौथा भाग जो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में है। 4 के को मौलिक कर्तव्य, 5 संघ राज्य क्षेत्र, 6 जो है राज्य के बारे में है, 7 निश्चित अर्थात है दोस्तों 7 को संविधान से हटा दिया गया। 8वां भाग है दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र, 9वां हो जाएगा पंचायती से, 9 के को नगर पालिकाएं, 9 के को नगर पालिकाएं, 9 के ख हो जाएगा दोस्तों सहकारी समिति संबंधित है। 11वां भाग जो जाएगा
संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। 12वां भाग वित्त, संपत्ति, संविदाएं। 13वां भाग हो जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। 14वां भाग हो जाएगा संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं दोस्तों। 14 के को अधिकरण हो जाएगा। 15 में निर्वाचन की चर्चा की गई है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन। संविधान के भाग 16 जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। 17 है दोस्तों राजभाषा के बारे में, भाग जो है 17 राजभाषा। भाग 18 आपात उपबंध है। फिर भाग जो है 19 है, यह परिकीर्णन के बारे में चर्चा किया गया है। संविधान संशोधन यह भाग 20 में है। संविधान संशोधन भाग 20। भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और भाग जो है दोस्तों 22 है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी के प्राधिकृत पाठ और फिर निरसन। कुछ इसके भाग को हटा भी दिया गया। अब हम दोस्तों जानेंगे अनुसूची। अगर हम बात करें अनुसूची की तो मूल रूप से संविधान में कुल 8 अनुसूचियां का जिक्र मिलता है, लेकिन वर्तमान में दोस्तों 12 अनुसूची है। तो 4 अनुसूची 9, 10, 11 और 12 अनुसूची जो है बाद में संविधान में जोड़ा गया विभिन्न संविधान संशोधन के तहत। तो पहली अनुसूची की हम बात करें दोस्तों राज्य और संघ राज क्षेत्र के बारे में है। दूसरी अनुसूची वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में चर्चा किया गया, वेतन, भत्ता और पेंशन। तीसरी अनुसूची है दोस्तों शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में। चौथा अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्र के राज्यसभा के प्रतिनिधि के बारे में दोस्तों चौथा अनुसूची। 5वां अनुसूची SC ST के प्रशासन क्षेत्र है दोस्तों। छठा जो है अनुसूची है दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। 7वां अनुसूची हो जाएगा दोस्तों सूची के संबंध में है, जो कि कुल 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और फिर समवर्ती सूची के बारे में चर्चा की, यानी 3 सूची है। 8वां अनुसूची में दोस्तों भाषा, जो कि मूल रूप से संविधान में कुल 14 भाषा, लेकिन वर्तमान में कुल 22 भाषा है। फिर 9वां हो जाएगा दोस्तों भूमि सुधार। 10वां जो अनुसूची है दल बदल संबंधित है। 11वां पंचायती से और 12वां अनुसूची नगर पालिका से। तो ये था दोस्तों भाग महत्वपूर्ण संविधान के जो कुल 22 भाग है और 8 + 4 यानी 12 जो है अनुसूचियां के संबंध में था वीडियो। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद है कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं फ्यूज तार के संबंध में। अगर हम बात करें फ्यूज तार यह किसका बना हुआ होता है, तो फ्यूज तार दोस्तों शीशा और टीन का बना होता है। फ्यूज तार किसका बना हुआ होता है, शीशा और टीन का। और परिपथ में इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों। फ्यूज तार शीशा और टीन का बना होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आदर्श फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, चालकता निम्न होता है। तो आदर्श जो है फ्यूज तार या अच्छा फ्यूज तार जो माना जाता है, गलनांक कम होनी चाहिए, प्रतिरोध जो है ज़्यादा होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, चालकता निम्न होनी चाहिए। अब दोस्तों गणतंत्र दिवस पर अतिथि, यानी कि जैसे गणतंत्र दिवस जानते हैं 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी 1950 को जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था दोस्तों, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति सुकर्नो प्रथम अतिथि बने थे। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के पहले अतिथि कौन हो जाएगा, सुकर्नो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। 2023 में दोस्तों हो जाएगा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी जो है गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हो जाएगा। 2024 में दोस्तों फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन हो जाएगा। और 21 और 22 की हम बात करें तो कोई भी अतिथि नहीं आया था। क्यों नहीं आया था, क्योंकि जानते हैं कोविड-19 के कारण जो है अतिथि नहीं आए थे। अब दोस्तों कालिदास के संबंध में जानते हैं। कालिदास की हम बात करें तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास भारत के शेक्सपियर। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न में भी शामिल थे कालिदास। कालिदास के महाकाव्य की हम बात करें दोस्तों रघुवंशम और कुमार संभवन, इसके प्रसिद्ध जो है महाकाव्य हो जाएगा। खंड काव्य हो जाएगा दोस्तों मेघदूतम, ऋतु संहार, मेघदूतम, ऋतु संहार, खंड काव्य। और कालिदास के नाटक हो जाएगा दोस्तों मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय। विलियम जोन्स ने इसे दोस्तों सबसे पहले शेक्सपियर कहा था, यानी कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा था। और भारत के शेक्सपियर सबसे पहले किसने कहा था, तो यह जो है दोस्तों विलियम जोन्स ने कहा था। प्रस्तावना की हम बात करें, संविधान की प्रस्तावना, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है की चर्चा की गई है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में। यह 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन है, तो विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास, धर्म और उपासना। ये कुल 5 प्रकार के स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और स्वतंत्रता। 3 प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है दोस्तों, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 2 प्रकार की समानता है, अवसर एवं प्रतिष्ठा की। 2 प्रकार की क्या है, समानता।
अगर दोस्तों पानी की हम मात्रा की बात करें, पानी की मात्रा, जैसे कि अग्नाशयी रस में 9.8% जो है पानी का होता है अग्नाशयी रस में। पीत में दोस्तों 85% पानी होता है, पीत में 85%। मानव शरीर में 65% पानी, मानव शरीर में। प्लाज्मा में दोस्तों 90% पानी पाया जाता है। मूत्र में 95%, पृथ्वी पर 71%। तो पृथ्वी पर पानी 71%, मूत्र में 95, प्लाज्मा में 90, मानव शरीर 65, पीत में 85 और अग्नाशयी रस में दोस्तों 9.8। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जीकेजीएस। अगर हम बात करें विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा को 2 बार जो काटने वाली नदी है दोस्तों वो है जायरे या कांगो नदी। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जायरे नदी। मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही। तो दोस्तों विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन हो जाएगा? जायरे। मकर रेखा को लिम्पोपो, कर्क रेखा को माही। 10 डिग्री चैनल की हम बात करें दोस्तों, 10 डिग्री चैनल ये जो है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से क्या करता है? अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से क्या करता है? अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य की अगर हम बात करें दोस्तों, भारत और श्रीलंका के मध्य है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। कोको चैनल अंडमान को म्यांमार से अलग करता है, कोको चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को क्या करता है? अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव है और 10 डिग्री चैनल अमीन देवी और फिर कन्नौर। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण चैनल। जैसे कि विषुवत रेखा क्या है, तो विषुवत रेखा की हम बात करें, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जायरे। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो। कर्क रेखा को 2 बार माही। 10 डिग्री चैनल दोस्तों अंडमान को निकोबार से अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करेगा। कोको चैनल अंडमान को म्यांमार से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप और फिर कन्नौर को अलग करता है। अब दोस्तों रेडॉन के संबंध में जानते हैं। अगर हम बात करें रेडॉन की, तो सबसे भारी अक्रिय गैस है दोस्तों रेडॉन। रेडॉन सबसे भारी अक्रिय गैस है। हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है रेडॉन। रेडॉन जो है ढकार, जैसे हम लोग ढकार लेते हैं खाने के बाद, तो ढकार भूकंप के समय यह निकलता है। रेडॉन का सूत्र Rn हो जाएगा, क्या हो जाएगा? Rn। यह रेडियोधर्मी गैस है जो रेडियम के क्षय से बनता है। परमाणु क्रमांक 86 हो जाएगा दोस्तों, रेडॉन का परमाणु क्रमांक 86। खोजकर्ता हो जाएगा रदरफोर्ड और रॉबर्ट बी ओवेंस। जेनॉन की हम बात करें दोस्तों, जेनॉन यह हमारे वायुमंडल में पाया जाने वाला सबसे भारी अक्रिय गैस है जेनॉन। अजनबी गैस भी कहते हैं, प्रतीक हो जाएगा Xe। जेनॉन का उपयोग है दोस्तों फ्लैश लैंप में। तो जेनॉन हमारे वायुमंडल में पाया जाने वाला सबसे भारी अक्रिय गैस है, अजनबी गैस के रूप में जानते हैं। प्रतीक हो जाएगा Xe और इसका उपयोग जो है फ्लैश लैंप बनाने में। खोजकर्ता जो हो जाएगा दोस्तों जेनॉन का विलियम रामसे और फिर मैरिस ट्रेवर्स। सावित्रीबाई फुले की हम बात करें दोस्तों, देश की पहली महिला शिक्षक हो जाएगा। देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। सावित्रीबाई फुले जन्म 3 जनवरी 1831 सतारा महाराष्ट्र। मृत्यु 10 मार्च 1897 पुणे में। बाल हत्या प्रतिबंध गृह सेंटर की इन्होंने स्थापना किया था दोस्तों। पति का नाम ज्योतिराव फुले जो एक लेखक और चिंतक सामाजिक सेवा से जुड़े हुए थे। पुणे 1948 में महिला शिक्षा के लिए 18 स्कूल जो है खोलने के लिए भी जाना जाता है सावित्रीबाई फुले को। विधवा विवाह, छुआछूत, दलित और फिर महिलाओं की मुक्ति के लिए इन्होंने मिशन भी चलाया था दोस्तों। तो ये था जीके संबंधित वीडियो, जो कि छोटा सा वीडियो है दोस्तों, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए कृपया इसे लाइक करें। चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जीकेजीएस। अगर हम बात मेलानिन की करें, मेलेनिन, तो मेलेनिन जो है दोस्तों इसके कारण क्या होता है? बालों का रंग काला होता है। तो बालों का रंग काला मेलेनिन के कारण, और इसे कम होने पर बाल जो है भूरा या सफेद होगा दोस्तों। और इसके कम होने पर क्या होगा? आंख नीली या भूरी हो जाता है मेलेनिन के कारण। हमारे त्वचा का रंग भी निर्धारण करता है मेलेनिन। तो मेलेनिन की हम बात करें दोस्तों, तो बालों के रंग काला होता है इसके कारण।
त्वचा का रंग भी निर्धारण होता है किसके कारण, तो मेलेनिन के कारण ही। और मेलेनिन के कारण यानी इसके कमी कारण बाल भूरा या सफ़ेद हो जाएगा, आँख नीली या भूरी हो जाती है दोस्तों। अगर हम बात करें अनुच्छेद 76 भारतीय संविधान के, अनुच्छेद 76, तो इसमें दोस्तों भारत के महान्यायवादी का जिक्र है। संविधान के अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता की चर्चा किया गया है। मलेरिया की हम बात करें दोस्तों, मलेरिया, तो सर्वप्रथम मलेरिया जो शब्द का प्रयोग 1827 ईस्वी में मेकुलाच ने दिया था। तो मलेरिया शब्द का प्रयोग 1827 में मेकुलाच ने दिया था। इस रोग की पुष्टि जो है दोस्तों रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के लिए आरडी किट सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा किया जाता है। और इसके परजीवी प्लाज्मोडियम की जो खोज दोस्तों लेवरन ने किया था, लेवरन ने किया था। रोनाल्ड रॉस, इन्होंने मलेरिया के परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि किया और इन्होंने बताया कि मच्छर जो है दोस्तों मलेरिया का वाहक है। तो मलेरिया शब्द का प्रयोग मेकुलाच ने किया और इस रोग की जो पुष्टि रक्त के एक बूंद पर तथा पीएफ मामलों के लिए आरडी किट सूक्ष्मदर्शी द्वारा जांच किया जाता। मलेरिया के परजीवी जो है दोस्तों प्लाज्मोडियम, इसकी खोज लेवरन ने किया था। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की और बताया कि मच्छर इसका वाहक है। इसमें दोस्तों इस रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाता है और रक्त की कमी आ जाती है मलेरिया में। उपचार जो है कुनेन हो जाएगा, कुनेन जो कि सिनकोना से के छाल से प्राप्त किया जाता है कुनेन, तो मलेरिया के उपचार के लिए औषधि हो जाएगा। पेलुड्रीन हो जाएगा, क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन हो जाएगा दोस्तों, फिर औषधि ये सब लेनी चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों इंसुलिन का, इंसुलिन की हम बात करें तो इंसुलिन जो है अग्नाशय के एक भाग लेंगर हैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा यह स्रावित होता है दोस्तों। तो इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लेंगर हैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन का खोज फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने किया था, इनकी बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किया था। पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन जो दिया गया था 1922 ईस्वी में और यह कनाडा के लियोनार्ड थॉम्पसन को दिया गया था। तो इंसुलिन का जो है पहली बार सुई जो इंजेक्शन जो दिया, पहली बार इंसुलिन की इंजेक्शन जो दिया गया था 1922 में कनाडा के लियोनार्ड थॉम्पसन को दिया गया था। यह ग्लूकोज को से ग्लाइकोजेन बनाने की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है कौन, इंसुलिन। अल्प स्राव से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग, यानी कि इंसुलिन के कम मात्रा में अगर स्राव से डायबिटीज, अधिक स्राव से हाइपोग्लाइसीमिया जिसमें जनन क्षमता दोस्तों तथा दृष्टि जो है ज्ञान में क्या होता है, कमी आ जाती। तो ये था दोस्तों महत्वपूर्ण वीडियो। मुझे यकीन है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद है कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम दोस्तों जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के संबंध में। और हम बात करें शीरा की, तो शीरा जो है दोस्तों शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को कहते हैं। तो दोस्तों शीरा किसको कहते हैं, शरीर से हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, शीरा। और इसमें अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रभावित होता है शीरा में। लेकिन दोस्तों शीरा का एक अपवाद भी है और अपवाद क्या है, पल्मोनरी शीरा। पल्मोनरी शीरा जो है इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह पल्मोनरी शीरा में होता है। फेफड़ा में बाएं आलिंद में रक्त पहुंचाता है कौन दोस्तों, ये शीरा हो जाएगा। धमनी की हम बात करें, धमनी यह हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी है दोस्तों। तो धमनी हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी है और इसमें दोस्तों शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है धमनी में। लेकिन इसका भी अपवाद है, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी की हम बात करें, यह दाहिने नीले से फेफड़े में रक्त पहुंचाता है और इसमें अशुद्ध रक्त होता है दोस्तों। रिएक्टर स्केल की हम बात करें, रिएक्टर स्केल तो भूकंप की तीव्रता तथा ऊर्जा मापते हैं। तो रिएक्टर स्केल से क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता। और रिएक्टर स्केल की जो विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा दोस्तों किया गया था और इसका पाठ्यांक जो है 1 से 9 तक होता है। तो रिएक्टर स्केल का पाठ्यांक 1 से 9 तक। हल्का भूकंप 2 से 3 तीव्रता कहा जाता है और शक्तिशाली भूकंप जो है 6.2 की तीव्रता होती है रिएक्टर स्केल पर, तो इसे शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। प्लेट विवर्तन की हम बात करें दोस्तों, प्लेट विवर्तन की इस शब्द का यूज जो है टूजो विल्सन ने किया था, टूजो विल्सन। और प्लेट विवर्तन की
का व्याख्या जो है दोस्तों WJ मॉर्गन ने किया था और यह सिद्धांत दिया था हैरी हेंस ने। सिद्धांत कौन दिया था? हैरी हेंस। अगर दोस्तों अभिनव भारत की हम बात करें, अभिनव भारत जिसकी स्थापना 1904 में हुआ था। अभिनव भारत स्थापना 1904 और इसकी स्थापना नासिक महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों। संस्थापक की हम बात करें तो BD सावरकर। अभिनव भारत संस्थापक BD सावरकर। स्थान कहा तो नासिक महाराष्ट्र में और 1904 में स्थापना हुआ था। 1999 ईस्वी में मित्र मेला की स्थापना किया था दोस्तों BD सावरकर ने। 1999 में मित्र मेला। 1904 में अभिनव भारत में यह परिवर्तित हो गया। कौन? मित्र मेला। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए कृपया इसे लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए दोस्तों हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस। और हम बात करें HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके दोस्तों संस्थापक जो हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संस्थापक सचिंद्र सान्याल इसके अध्यक्ष हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह इसके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य दोस्तों। अक्टूबर 1924 में कानपुर में किसका सम्मेलन होता है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA संस्थापक सदस्य कौन कौन हो जाएगा? तो इसका सचिंद्र नाथ सान्याल जो कि अध्यक्ष भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, फिर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। 1924 ईस्वी में कानपुर में एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों। इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी आंदोलन को संचालित करने हेतु इसका गठन किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। और इस संस्था के द्वारा 9 अगस्त 1925 यानी कि दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड, जिसमें एट डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती किया गया और सरकारी खजाना को लूट लिया गया तथा इस घटना में उत्तर रेलवे के लखनऊ और सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर यह हुआ था। काकोरी कांड की हम बात करें दोस्तों, काकोरी कांड 29 क्रांतिकारियों इसमें गिरफ्तार हुआ था। काकोरी कांड में कितना क्रांतिकारी? तो 29 क्रांतिकारी, जिसमें मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहारी को इसमें फांसी दिया गया था। चंद्रशेखर आजाद एकमात्र व्यक्ति थे दोस्तों जो पुलिस की गिरफ्तार में नहीं आए और काकोरी मुकदमा से बच गए थे। और हम बात करें 27 फरवरी 1931 को, तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद ने खुद को जो है दोस्तों गोली मार लिया था। और इस कांड में सरकारी वकील जो था जगत नारायण मुल्ला और अभियुक्त की ओर से दोस्तों वकील थे लक्ष्मी शंकर मिश्र, KC दत्त और फिर जयकरनाथ मिश्र। अब दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA। दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी जो है स्थापना सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हुआ था। तो दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना सितंबर 1928 चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में HRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनर्गठित किया गया था, जिसका दोस्तों उद्देश्य की हम बात करें तो उद्देश्य था भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। इस संगठन की पहली गतिविधि जो है साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक यानी सैंडर्स पर दिसंबर 1928 में हत्या कर दी गई थी। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, जिसका उद्देश्य था दोस्तों सरकार को डराना। तो इसका उद्देश्य क्या था? सरकार को डराना मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं बंगाल विभाजन के संबंध में। अगर हम बात करें बंगाल विभाजन की, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की जो निर्णय की घोषणा किया गया था
यह 20 जुलाई 1905 को, यानी कि बंगाल विभाजन की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था 20 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त यानी कि 20 जुलाई 1905 को तो ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया था कि बंगाल का विभाजन करेंगे। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया दोस्तों। निर्णय घोषणा किया था 20 जुलाई 1905 को, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस भी मनाया गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस मनाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। ब्रिटिश सम्राट द्वारा बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली जब दरबार लगा था तो उस दिल्ली दरबार में किया गया था, जिसमें दोस्तों वहाँ भारत की राजधानी भी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया गया था। बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक हो जाएगा। बंगाल विभाजन के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वह सर एंड्रयूज फ्रेजर, जो कि 1903 से लेकर 1908 तक बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। बंगाल विभाजन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी दोस्तों। ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का जो सुझाव दिया था वह था कृष्ण कुमार मित्र, और इन्होंने एक पत्र था संजीवनी में प्रकाशन किया था। संजीवनी जो कि 13 जुलाई 1905 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे RN टैगोर, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व भी किया था दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चिदम्बरम पिल्ले मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। सैयद हैदर रजा जो है दिल्ली में दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यह था दोस्तों बंगाल विभाजन के संबंध में। अगर ये वीडियो पसंद आए कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण GK/GS। अगर हम बात करें इनकलाब जिंदाबाद, तो दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद यह नारा लिखा था मौलवी हजरत मोहानी के द्वारा। तो इनकलाब जिंदाबाद नारा लिखा कौन था? तो मौलवी हजरत मोहानी। हालांकि इसे लोकप्रिय कौन बनाया? तो भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद नारा लिखा मौलवी हजरत मोहानी और लोकप्रिय बनाया भगत सिंह ने। मैडम भिखाजी कामा के संबंध में जानते हैं दोस्तों। मैडम कामा या भिखाजी रुस्तम कामा, इसका दोस्तों जन्म की हम बात करें तो 24 सितंबर 1861 को मैडम भिखाजी कामा का जन्म हुआ था। माता जो है दोस्तों, माता पिता दोनों पारसी थे। तो मैडम भिखाजी कामा दोस्तों इनके माता पिता पारसी थे। पिता का नाम सोराबजी क्रॉमजी पटेल हो जाएगा। मैडम भिखाजी कामा के पिता का नाम, हालांकि दोस्तों माता जी का नाम जेजी बाई सोराबजी पटेल हो जाएगा। पति हो जाएगा दोस्तों रुस्तम KR कामा। रुस्तम KR कामा की हम बात करें तो एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे दोस्तों। दादा भाई नेरोजी के निजी सचिव के रूप में भी दोस्तों मैडम भिखाजी कामा ने काम किया था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के समर्थक थी मैडम भिखाजी कामा। 22 अगस्त 1907 जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया और यह झंडा कलकत्ता झंडा के प्रवर्तित था दोस्तों। भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाने जाते हैं मैडम भिखाजी रुस्तम कामा दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है दोस्तों, आइए जानते हैं उस अभिलेख के बारे में। अगर हम बात करें अभिलेख और फिर उस जो अभिलेख है किस शासक का है, जैसे कि दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख, यह कलिंग के राजा जो खारवेल था उसका यह अभिलेख है, हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का हो जाएगा। जूनागढ़ जो अभिलेख है यह रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का। नासिक अभिलेख दोस्तों गौतमी बलश्री का हो जाएगा। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त का। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का हो जाएगा एहोल। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का। ग्वालियर जो है ग्वालियर अभिलेख यह प्रतिहार नरेश भोज का था। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त का हो जाएगा दोस्तों। देवपाड़ा अभिलेख जो है यह बंगाल जो है शासक विजय सेन का। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगर ये वीडियो
पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।